तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग इस चीज़ को सुन लो क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो क्वेश्चंस देने वाला हूं और एट दी एंड इस वीडियो के एंड में भी आप लोग को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आप लोग को मिलने वाला है। कुछ और करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। ये लैंग्वेज आप लोग की थोड़ी बहुत एग्जाम के अंदर चेंज हो सकती है। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आप लोग के जो है वो घूमेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होना, इस वीडियो को सिर्फ सुन लो। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार ही सुन लो। सिर्फ एक ही बार सुनना है, ज़्यादा नहीं सुनना। एक बार ही सुन लोगे, सारा का सारा काम जो है तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा बेस्ट तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले चैप्टर द प्रपोजल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू लोमोव व्हेन ही इज एन एक्साइटेड स्टेट। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि जो लोमोव है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता था तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती थी। व्हेन लोमोव इज एन एक्साइटेड स्टेट हिज हार्ट बीट इंक्रीजेस, लिप ट्रेम्बल एंड देयर इज ट्विच इन हिज राइट आईब्रो। मतलब कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता था तो उसकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती थी, उसके जो होठ है वो कांपने लगते थे, आईब्रो जो है वो फड़फड़ाने लगती थी। वैन ही गोज टू स्लीप इन सच अ स्टेट समथिंग पुल हिम फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड। मतलब कि जब वो ऐसे स्टेट में सोने जाता था तो वो ऐसा लगता था कि उसको दाएं तरफ कोई खींच रहा है, ठीक है। और वो कूद करके एक पागलों की तरह जो है वो उछलने लगता था। ल्यूनैटिक का मतलब होता है एक पागलों की तरह, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज चुबोको सस्पेक्ट लोमो व्हेन ही कम टू हिज हाउस। मतलब चुबोक ने उसको क्या सोचा जब लोमो उसके घर आया। मतलब कि यार देखो, एक तो नाम इनके अजीब से हैं। इतना मान लो कि चुबोको जो है उसने क्या सोचा जब लोमो जो है उसके घर आए। व्हेन चुबोको सीज लोमो ही सस्पेक्ट दैट ही मस्ट हैव टू कम बोरो मनी फ्रॉम हिम। जब लोमो उसके घर आया तो चुबोक ने सोचा कि ये पैसे मांगने आया मुझसे। क्योंकि आगे देखो, चुबोक इज नॉट ऑल सिंसर इन सेइंग एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वेयर माई ओन सन। मतलब कि वो एक तरीके से दिखावा करता था। चुबोको जो है वो दिखावा करता था कि बेटा तुम मेरे भाई मतलब बेटे की तरह हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एट द एंड वो उससे एक तरीके से उसका दिखावा था। एट द एंड बट द एंटायर प्ले चुबोको एंड लुमुआ, मतलब वो पूरे प्ले के अंदर आप लोग देख सकते हो कि कितनी बुरी तरह इन लोगों ने लड़ाई करी। तो वो सिर्फ एक दिखावा था कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। अंदर से वो पैसा क्या रत्ती भर उसको कुछ देना नहीं चाहता था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज लुमोवो से दैट चुबोको इज नॉट अ गुड नेबर बट अ लैंड ग्रैबर। लुमोव ने ऐसा क्यों कहा कि चुबोको जो है एक अच्छे नेबर से ज़्यादा, अच्छे पड़ोसी से ज़्यादा जो है एक लैंड ग्रेबर है, मतलब लैंड को हड़पने वाला है। कैसे? लुमोव हैज़ हिज रीजन टू थिंक दैट चुबोको इज नॉट अ गुड नेबर बट अ लैंड ग्रेबर। हिज आंट ग्रैंड मदर गैव द मीडियोस फॉर टेम्पररी एंड, मतलब एक तरीके से इसमें बताया गया है कि जो लुमोव है वो एक थ्योरी दे रहा है कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने इनके परिवार को जो है, इनके ग्रैंडफादर को जो है एक ज़मीन दी थी संभालने के लिए, रहने के लिए, यूज़ करने के लिए। अब जो है ये लोग उससे नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो हमारी है, खुद की है। तो ये जो लुमो है वो कह रहा है कि इन लोगों ने हमारी ज़मीन हड़प ली, इसलिए वो उनको नेबर से ज़्यादा जो है एक लैंड ग्रेब, मतलब कि जगह को हड़पने वाला जो है वो कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड नटालिया से अबाउट गैस। नटालिया ने गैस के बारे में क्या कहा। अभी गैस कौन है? गैस है हमारा लुमोव का कुत्ता। हाँ, कुत्ते के बारे में लड़ाई हो रही है। इस पूरे चैप्टर में आप लोग की ना लड़ाई लड़ाई भरी हुई है। मतलब किसी के घर गए हो प्रपोज करने हो, उससे लड़ाई कर लो बस। तो यहाँ पे नतालिया गैस के बारे में, मतलब कुत्ते के बारे में क्या कहती है लुमोव के। नतालिया सेड दैट द स्क्वीजर वाज अ सुपीरियर टू गैस। मतलब कि नतालिया कहती है कि जो उसका कुत्ती या कुत्ता जो भी स्क्वीजर है, ठीक है, वो गैस से बहुत अच्छा है। लुमो सेड दैट हिज डॉग गैस वाज द बेटर देन स्क्वीजर। मतलब लुमो जो है वो कहता है कि मेरा जो कुत्ता है वो तेरी कुतिया से अच्छा है, कुत्ता जो भी उसका स्क्वीजर। नतालिया बिलीव दैट गैस हैड बिकम ओल्ड एंड आउट। मतलब कि नतालिया कहती है कि तेरा कुत्ता तो बूढ़ा और एकदम वो हो चुका है, मतलब अब चलने लायक, मतलब ऐसी हालत में हो चुका है। सी आल्सो क्लेम द स्क्वीजर वाज 100 टाइम बेटर देन गैस। और वो बार बार कहती है कि तेरे कुत्ते से मेरा कुत्ता जो है वो बेहतर है। नतालिया कहती है ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द एलिमेंट दैट लोमोव इज सफरिंग फॉर। कौन सी ऐसी बीमारी थी जिससे लोमोव जो है वो सफर कर रहा था। ये सारी बीमारी आप लोग के सामने लिखी है, तो इसमें पूरा का पूरा बीमारी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। छठा क्वेश्चन, डिस्क्राइब चुबुकोव रिएक्शन व्हेन ही कम टू नो अबाउट लुमोव पर्पस ऑफ विजिट।
जो चुबुकोव था उसका क्या रिएक्शन था जब उसने जाना कि लुमोव जो है उसकी बेटी को प्रपोज करने आया उसके घर, पैसे मांगने नहीं आया। तो उस समय उसके बाप का क्या रिएक्शन था नतालिया के, ठीक है। चुबुको इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू नो अबाउट लुमोव प्रपोजल। वो बहुत खुश था कि लुमोव जो है वो ऐसा प्रपोजल लेकर के आया। ही एश्योर हिम दैट नतालिया वुड एग्री टू द प्रपोजल, और उसको पूरा यकीन था कि उसकी बेटी नतालिया इस प्रपोजल को जरूर एक्सेप्ट जो करेगी। ही शावर हिज अफेक्शन ऑन लुमोव एंड शेड अ टीयर आउट ऑन हैप्पीनेस एंड सी दैट हिज हर्ट फेल्ट, मतलब कि यही चीज बताई गई है कि वो बहुत खुश हो गया, ये करने लगा वो करने लगा, ठीक है, देख सकते हो। सातवां क्वेश्चन, व्हाई डज नतालिया आस्क हर फादर चुबुको टू फेच लुमोव इन एट वंस, व्हाई डज सी एक्यूज हर फादर, मतलब कि नतालिया ने अपने पिताजी को क्यों कहा कि जाकर के उसको फिर से बुला कर के आओ अगर वो प्रपोजल के लिए आया था, ठीक है। क्योंकि एक बार ही लड़ाई हो गई थी, वो जो लोमोव था वो चला गया। जब जाने लगा तो उसके बाद उसके बाप ने बताया कि ये बेटा तेरे को प्रपोज करने आता है, तो उसके बेटे ने कहा कि पापा उसको फिर से बुला कर आओ, अपने पापा को एक्यूज करने लगी। क्यों करने लगी, अब ये पूछा गया है, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। नतालिया आस्क्ड हर फादर टू फेच लुमोव एट वंस, शी हैड कम टू नो दैट लुमोव हैड कम टू प्रपोज, वही चीज मैंने आप लोग को बता दी हिंदी में, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाई डज लुमोव विश टू प्रपोज टू नतालिया, लुमोव ने इच्छा क्यों करी नतालिया को प्रपोज करने की, मतलब उसके मन में क्यों इच्छा थी कि वो सिर्फ नतालिया को ही प्रपोज करे, क्यों। लुमोव विशेस टू प्रपोज टू नतालिया बिकॉज ही फील शी इज एन एक्सलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग एंड इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड, वो उसको एक घर संभालने वाला, क्योंकि वो दिखने में भी जो है वो सुंदर टाइप की थी और वेल एजुकेटेड थी, तो मोर एवर ही फील दैट ही इज ऑलरेडी, वो खुद 35 साल का हो चुका था और ऐसी एज में आ चुका था जहाँ पर उसको शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ को सेटल कर लेना चाहिए, नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए जो है उसने नतालिया को जो है वो प्रपोज करा क्योंकि वो उसके लायक थी एकदम पूरी तरीके से। नौवां क्वेश्चन, विच क्वालिटीज आर कॉमन इन ऑल थ्री कैरेक्टर ऑफ द प्ले द प्रपोजल, इन तीनों कैरेक्टर के अंदर द प्रपोजल जो आपका तीनों कैरेक्टर है, तीन ही कैरेक्टर के बीच में नतालिया, चुबुकोव और लोमोव, इन तीनों कैरेक्टर में क्या समानता थी, ठीक है। ऑल द करेक्टर इन द प्ले आर आर्गुमेंटिव, फुल ऑफ प्राइड एंड प्रोफेशनल टू, मतलब ये पूरे के पूरे करेक्टर में इनका एक ही था, झगड़ा करना, प्राइड करना, झुकना नहीं है, और आर्ग्यू करना है एवरी कंडीशन, उनको कोई लेना देना नहीं है, और कुत्ते को लेकर के लड़ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो कॉमन इनके अंदर जो है वो इक्वालिटीज थी। 10वां क्वेश्चन, वर्ट अकॉर्डिंग टू चुबुको इज लोमोव वर्थ डूइंग, क्या चुबुको के लिए कोई लोमोव जो है वो योग्य था, मतलब फिर से, क्या चुबुकोव के लिए लोमोव जो था वो योग्य था। आंसर देखो, द स्पीकर चुबुको डज नॉट थिंक दैट हिज नेबर लोमोव इज वर्थ एनीथिंग, मतलब वो नहीं मानता था कि मेरा नेबर जो है लोमोव वो किसी काम का है, किसी योग्य है। ही ऑलवेज नो हाउ टू आर्ग्यू पीपल, वो बस लड़ना जानता है, आर्ग्यू करना जानता है कुत्ते को लेकर के। ही कांट बी गुड हंटर एट ऑल, वो कभी भी एक अच्छा शिकार नहीं बन सकता, ये जो है चुबुको जो है उसके बारे में मानता था, लोमोव के बारे में, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हु आर लोमोव एंड चुबुकोव एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, लोमोव और चुबुकोव कौन थे और ये एक दूसरे से कैसे मतलब जो है रिलेट करते थे। तो आप लोग जानते हो कि ये नेबर्स थे, ठीक है, और पास में ही रहते थे, और एक बार चुबुकोव ने जो है लोमोव की मदद भी करी थी। और आगे बताया गया है कि ये एक ज़मीन थी, उसको लेकर के दोनों कहते हैं कि मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, और लोमोव इज़ इंटरेस्टेड इन मैरिंग, और लोमोव जो है वो इंटरेस्ट रखता है चुबुकोव की बेटी से शादी करने में। तो इन सब से रिलेटेड करते थे ये दोनों आपस में। सेकंड क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल, द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज द टाइटल जस्टिफाई द मेन थीम द मैरिज ऑफ नतालिया एंड लोमोव, मतलब कि ये जो टाइटल इसलिए रखा गया क्योंकि आप लोग जानते हो कि लोमोव जो है नतालिया को प्रपोज करने आया था और वो दोनों आपस में शादी करने वाले थे। नो डाउट बोथ लोमोव एंड नतालिया वांट टू बी लाइफ पार्टनर, तो इसलिए जो है इसका नाम जो है यहाँ पे द प्रपोजल रखा गया। ये बातें आप लोग जानते हो। मैं शॉर्ट में इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि जो चीज़ आप लोग को पता है, जो चीज़ आप लोग देख लोगे वो मैं आप लोग को नहीं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट डू यू लर्न अबाउट नतालिया फ्रॉम द प्ले द प्रपोजल, आप लोगों ने नतालिया के बारे में क्या समझा, क्या पढ़ा इस प्रपोजल पूरे के पूरे प्ले के अंदर। तो आप लोग जानते हो कि यार वो चुबुकोव की बेटी है, वो अपना आपा बहुत जल्दी खो जाती है, वो अपने लैंड को लेकर के बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, तो ये सब चीज़ें जो है वो नतालिया के बारे में हमने देखा इस पूरे के पूरे उसके अंदर। आप लोग इस चीज़ को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया, आप लोग तो यार देखो इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना। इसको आप लोग जानते होंगे कि पहली फाइट उनकी कैसे हुई थी। पहले वो आई और आने के बाद जो है लैंड को लेकर के लड़ाई हो गई कि मेरी दादी की दादी ने तुम्हारे
मतलब परदादा जी को दिया था, और वो कह रही है कि नहीं वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। तो इस चीज़ को लेकर के उनकी पहले लड़ाई हुई थी, तो इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना अच्छे तरीके से। पांचवा क्वेश्चन आप लोग का, द वेज बुक ऑफ नतालिया एंड लुमोव फाउट ओवर प्रीटी इशू इज अगेंस्ट द बिहेवियर एंड मैनरिज्म ऑफ गुड नेबर, कमेंट व्हाट डू यू हैव डन। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो लड़ाई कर रहे थे इस इशू के ऊपर, क्या ये एक अच्छे नेबर की पहचान है? तो ये मैं आप लोग को बता दूं, इस पूरे के पूरे लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, ये एक अच्छे पड़ोसी की पहचान नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो यार देखो, अगर मैं अपने पड़ोसी से लड़ रहा हूँ या फिर आप लोग अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में कभी ना कभी आप लोगों को काम पड़ सकता है, या फिर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो, उस कंडीशन में आपके घर का ध्यान रखना होता है, तो बहुत जगह काम आता है। तो ये एक अच्छे नेबर की पहचान नहीं कि लड़ाई करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आप लोग के अगले चैप्टर अमांडा की तरफ। तो हम आ चुके हैं आप लोग के अगले चैप्टर अमांडा पे, और स्टार्ट करेंगे आप लोग के सबसे पहले क्वेश्चन से। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस, कि जो अमांडा है उसकी एज क्या थी और आप ये कैसे जानते हो? तो कौन सर, अमांडा एज कुड बी बिटवीन 10 to 12 years old. वी कैन गेस दिस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू द मरमिड और रेपुंजल. दिस स्टोरी आर रीड बाय चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 10 to 12 years. मतलब कि यहाँ पे जो उसकी एज कही जा रही है वो 10 से 12 साल कही जा रही है, क्योंकि ये जो रेपुंजल वाली कहानी है और मरमिड वाली जो बातें हैं, वो सारे की सारी जो स्टोरी है वो जो 10 से 12 साल के बच्चों के बीच में जो है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। अमांडा मदर आल्सो मेक अ रेफरेंस टू एक्ने, शी अपीयर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और जो उसकी मम्मी ने उसके मुंह पे दाने वाली बात की, एक्ने वाली बात करी, और ये भी जो है वो एडल्ट जब हम होते हैं 10 से 12 साल की उम्र में, तब से आना जो है वो शुरू हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, जो अमांडा की एज है वो 10 से 12 साल की होगी। वाई इज, सेकंड क्वेश्चन, वाई इज अमांडा गेटिंग स्कॉल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट, वो बार बार उसको मना क्यों करती थी चॉकलेट खाने से उसकी मम्मी? अमांडा इज गेटिंग स्कॉल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट एज प्रीवियसली इट हैड कॉस्ट हर एक्ने, क्योंकि उसी की वजह से उसके जो है मुंह पे एक्ने होने शुरू हो गए, तो इसके लिए वो जो है उसको मना करता था कि चॉकलेट मत खाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट कैन यू डिपिक्ट ऑफ अमांडा नेचर, आप अमांडा के नेचर से, मतलब आप अमांडा के नेचर को जो है वो डिपिक्ट करो, मतलब किस तरीके से था उसका नेचर। अमांडा इज अ मूडी गर्ल, वो मूडी गर्ल थी। सी इज नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, शी ऑफन एस्केप फ्रॉम रियलिटी गोस इनटू द इमेजिनरी वर्ल्ड, वो बहुत ही खुश मिजाज और खुले दिमाग और मतलब एक तरीके से अपनी दुनिया में रहने वाली जो है लड़की थी, जो कि अपनी ही दुनिया में जो है वो खोई रहती थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी रेपुंजल, अमांडा रेपुंजल क्यों बनना चाहती थी? अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी तो रेपुंजल क्या होता है आप लोग को पता होगा। एक जर्मन फेरी टेल में एक बहुत ही सुंदर जो है वो लड़की रेपुंजल कहती है, ठीक है। आप पूरी चैप्टर को पढ़ोगे तो आप समझ गए होगे। तो वो रेपुंजल क्यों बनना चाहती थी? वो रेपुंजल इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक टावर में ऊपर जा करके शांत जगह में जो है वो बैठे रहे और उसको कोई भी परेशान ना करे। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, अमांडा मरमेड बनने के बाद, मतलब वो मरमेड क्यों बनना चाहती थी और वो मरमेड बनने के साथ क्या करती, मतलब, ठीक है। द लिटिल गर्ल अमांडा वांट टू मरमेड एंड द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, मतलब कि वो मरमेड बनने के बाद एक ब्यूटीफुल ग्रीन सी में शांत लहरों के साथ जो है वो तैरना चाहती थी। ये अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, रिलैक्स होकर के वो किसी के बारे में बिना सोचे जो है वो उसी जो है शांत वाले समुद्र में जो हरे रंग का होता है उसमें जो है वो तैरना चाहती थी। छठा क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर, मतलब कि सबसे ज़्यादा उसकी जो है मम्मी ही उसको डांटा करती थी, उसको बोला करती थी, हर बात पे टोका करती थी। और इन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और ट्रेडिशनल में हाउस होल्ड मदर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती थी बच्चों को जो है वो डांटने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द गर्ल एन फॉर, मतलब गर्ल जो है वो लड़कियां जो है वो उदास क्यों रहती है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, और ये पोएम आप लोग को अमांडा के बारे में क्या बताती है। अ गर्ल्स लाइक अमांडा एम्स फॉर फ्रीडम एंड स्पेस फॉर हरसेल्फ, अमांडा टाइप की जो लड़कियां होती है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, स्पेस पाने के लिए जो है वो उदास रहती हैं। सी लाइक टू लेट अलोन एंड डज नॉट लाइक टू बी क्वेश्चनड और नेक डैट, वो नहीं चाहती कि, मतलब जो है वो अकेला रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो नहीं रह पाती, क्वेश्चनड होता है उनके साथ, बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं करती। इस अमांडा अ स्टूडेंट, हाउ डू यू नो, क्या अमांडा एक स्टूडेंट है, आप कैसे जानते हो। यस यस, अमांडा इज अ स्टूडेंट बिकॉज उसकी मम्मी ने एक बार उसको डांटा था होमवर्क के लिए। नौवां क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर टेल अस अबाउट अमांडा, इस लाइन को पढ़ने के बाद आप अमांडा के बारे में कुछ बताओ। इट टेल अस दैट अमांडा डज नॉट वांट एनीबॉडी टू कम अप एंड स्पॉइल द साइलेंस, मतलब कि इस लाइन में अमांडा जब वो कहना चाहती है कि उसकी साइलेंस को, उसके वजूद को, उसके मन को जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए।
वो ये चाहती है। 10वां क्वेश्चन, द रीडर सिंपैथाइज विद द स्पीकर इन द पोएम, सपोर्ट दिस ओपिनियन विद द रीजन। अगला क्वेश्चन है, डू यू कंसाइडर अमांडा मदर टू बी अ नीगिंग मदर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अमांडा की मदर है क्या उसकी माँ सताने वाली माँ है। अमांडा मदर इज इंडीड अ नेगिंग मदर, सच में उसकी माँ जो है वो एक सताने वाली मम्मी है। सी इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन एंड फाइंडिंग फॉल्ट, उसमें से हमेशा गलतियाँ, उसको हमेशा इंस्ट्रक्शन देना। नो डाउट इट इज़ हर पर्सनैलिटी टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन टू हर डॉटर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर चाइल्ड हैप्पीनेस। मैं जानता हूँ कि यार उसकी मम्मी चाहती हैं कि उसके अंदर अच्छी वैल्यूज आए, वो अच्छी चीज़ें सीखे, लेकिन उसकी खुशियाँ मार करके ये सब सिखाना तो वो ठीक नहीं है। ये कहा जा रहा है इसके अंदर, वन शुड नो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये उसकी माँ को आना चाहिए कि किस तरीके से मेंटेन करना है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, और साथ में उसकी हैप्पीनेस भी ना मरे इस चीज़ से, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, इस अमांडा एट फॉल्ट एट ऑल। क्या अमांडा के अंदर गलतियां ही भरी हुई थी, ठीक है। अमांडा इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल, मतलब उसके अंदर इतनी भी गलतियां नहीं थी। इट इज़ टू हार्श फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्नी एंड नॉट ईटिंग अ चॉकलेट। और आप खुद जानते हो कि एक छोटे बच्चे के लिए, यार देखो, अगर आप छोटे बच्चे को कहते हो बेटा मुंह में मतलब अंगूठा मत डालो या फिर चॉकलेट मत खाओ, तो उसको क्या पता, वो तो सोचता है कि मेरे को जानबूझ के मना कर रहे हैं। तो इसी टाइप से इट इज़ द पिटी दैट वी लुक टूवर्ड अमांडा, नो चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी एन ऑर्फन। इस मतलब जो है, नो चाइल्ड, कोई चाइल्ड नहीं चाहता कि वो अनाथ रहे, बट अमांडा इज फेड अप ऑल नेगिंग एंड विशेष टू बी वन। और अमांडा चाहती थी कि वो जो है एक अनाथ की तरह जिए, जिसमें उसको फ्रीडम मिल जाए। तो सोच सकते हो कि किस टाइप की कंडीशन जो है वो अमांडा की होगी। 13वां, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम अमांडा। इस जो है पोएम की क्या मेन थीम थी, क्या सेंट्रल थीम थी। द पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लेन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। वो दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से ज़्यादातर बच्चों की जो है वो अपब्रिंगिंग होती है। इट पॉइंट आउट टू द अपब्रिंगिंग डज नॉट इन्वॉल्व मेकिंग अ चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड फिट फॉर द सोसाइटी ओनली। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो इस तरीके से रेस्पॉन्सिबल बने कि वो सोसाइटी के लिए फिट हो सके, नहीं तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अपब्रिंगिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से होनी चाहिए, कि बच्चे को भी समझ में आए और आप जो समझा रहे हो वो भी उसको समझ में आए और वो भी समझे। ऐसा नहीं कि आप समझा रहे हो, वो बेचारा कहीं और ही खो रखा है या फिर दुखी हो रखा है, ठीक है। वन कैन नॉट जस्ट अ फोर्स अ चाइल्ड, मतलब उसको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाए, इस टाइप से बताया गया, ठीक है। लव करो, प्यार करो और उसको प्रॉपर तरीके से समझाओ। ये सही रहेगा एक बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। ये सेंट्रल थीम है इस अमांडा वाले पोएम की। 14वां क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज डज। 15वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सप्लेनेशन मार्क इन द टाइटल ऑफ द पोएम अमांडा। An exclamation mark is used to show sudden happiness, sadness, or anger. This mark is used with the word Amanda in the poem to display the anger of the speaker who does not reply even after repeating calling. मतलब कि exclamation mark इस poem के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है यूज़, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगरनेस। और वो जो अमांडा, मतलब जो स्पीकर है, अमांडा मान लो स्पीकर, वो रिप्लाई नहीं करना चाहती थी और वो गुस्से में है। इस चीज़ को दिखाने के लिए भी वहाँ पे जो है वो बार बार इन चीज़ों का जो है वो यूज़ किया गया। 16 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, वाई डज सी वांट टू बी रेपुंजल। अब रेपुंजल की जो स्टोरी है वो मैं आप लोग को शॉर्ट में समझाया तो कि रेपुंजल एक बहुत ही सुंदर जो है फेरी टेल है, फेरी है, मतलब एक परी है, ठीक है। जिसको जो है एक चुड़ैल जो है बंद कर देती है ऊपर टावर में। वो चाहती है कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमार आकर के उसको जो है वहाँ से लेकर के जाए, ठीक है। तो इस टाइप की स्टोरी जो है वो रेपुंजल की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इस अमांडा एन ऑर्फन वाई डज सी से सो, मतलब अमांडा क्या एक अनाथ है और उसने ऐसा क्यों कहा। तो आप लोग जानते हो कि उसके माँ बाप उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो वो एक बार ये भी सोचने लगी कि वो एक अनाथ है और आराम से स्ट्रीट के ऊपर जो है वो घूम रही है। तो अब आ चुके हैं आप लोग के अगले चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा पे। तो स्टार्ट करेंगे आप लोग के सबसे पहले क्वेश्चन से। वट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो गोवा के बूढ़े बुजुर्ग थे वो किस चीज़ को लेकर के, किस चीज़ की याद करते थे गोवा की पुरानी। The elder in Goa are nostalgic about the good old Portuguese tea and their love of bread and loaves। मतलब जो गोवा के बूढ़े बुजुर्ग थे वो याद करते थे पुराने पुर्तगीज के दिनों को, जिसमें वो चाव से जो है वो ब्रेड खाते थे, ब्रेड की रोटियां खाया करते थे। द राइटर से दैट द ईटर द लोफ, मतलब जो राइटर का कहना है कि जो खाने वाले हैं ब्रेड को, रोटियों को खाने वाले जो थे ब्रेड की, वो तो कम हो चुके हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हाउ डू वी गेट टू नो दैट द मेकर ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट, मैं कैसे मान लूँ कि आज भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बनाने वाले। तो आंसर देखो, द नरेटर स्टेट दैट द ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर आर स्टिल देयर। वैनिश्ड का मतलब है कि जो खाने वाले हैं वो कम हो चुके हैं लेकिन बनाने वाले आज भी मौजूद है। कैसे? दे सेड दैट द each old time tested furnaces still exist and the fire in the furnaces has not yet been extinguished। मतलब कि जो पुरानी भट्टियाँ, फर्नेसेस का मतलब भट्टियाँ, वो आज भी वहाँ पर दिखती हैं, उसमें भट्टियों में आग लगी रहती है और वो अभी तक बुझी नहीं है। तो इसका मतलब है कि यार उसके अंदर बनता है। ठीक है। हु इनवाइट द कमेंट ही डिजायर ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वाई, मतलब इस कमेंट को किसने इनवाइट करा, किसने कहा ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि इसने जो है पैडर की तरह कपड़े पहने, और क्यों कहा? तो इसका आंसर देखो, एनी पर्सन हु इज वेयरिंग अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट हिज कमेंट, मतलब कि जो बंदा घुटने से नीचे तक की पैंट, मतलब जो है पैंट पहनता था, तो उसको जो है कहा जाता था कि यार ये पैडर की तरह लग रहा है आज। पैडर, पैडर कौन? जो बेकर का काम करते थे, उनको जो है वो पैडर कहा जाता था और उन्हीं की ड्रेस होती थी इस टाइप की। तो जो भी आज भी या फिर खुद भी अगर वो पहना करते थे तो वो इसी टाइप से कहते थे कि यार तू तो आज पैडर लग रहा है, फिर पैडर लग रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वर्ड डिड द बेकर वियर, बेकर जो है वो क्या पहना करते थे? पहला द पुर्तगीज के टाइम पे, व्हेन द ऑथर वाज यंग, सेकंड ये। ठीक है। पहले वो पहना करते थे क्या, उसको देखो। द बेकर वेयर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पेक्युलर ड्रेस कॉल्ड कबाई, इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो पुर्तगीज के टाइम पे वो इस टाइप की ड्रेस पहनते थे, एक विशेष टाइप की पोशाक होती थी कबाई नाम की, जो कि एक सिंगल पीस फ्रॉक होता था। जेठालाल आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके अंदर जो, हाँ, तारक मेहता में जब वो नाचता है, गरबा करता है, उस टाइम पे जो पहनता है ना, उस टाइप से। लेकिन ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड डे द ऑथर सॉ द बेकर वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउजर, जब उसका टाइम आया, जब वो चाइल्डहुड में था, तो बेकर जो है वो शर्ट वर्ट पहन करके जो है वो आया करते थे, शॉर्ट लेंथ की जो है पैंट्स पहन के। अगला क्वेश्चन है, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस, क्या गोवा के अंदर ब्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, और आप कैसे जानते हो? तो इसका आंसर आप लोग का है, ब्रेड इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, मैरिज लाइफ मीनिंगलेस, मैरिज जो शादियां होती है वो मीनिंगलेस होती हैं, पार्टी जो है वो एकदम चार्म खत्म कर देते हैं बिना ब्रेड के। बिना ब्रेड एक तरीके से उनकी पार्टी की शान है और जान है। सैंडविच आर इंपॉर्टेंट एट डॉटर एंगेजमेंट, डॉटर की एंगेजमेंट पे सैंडविच का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दिस शो दैट द फैक्ट द ब्रेड मेकर आर स्टिल देयर, और ये दिखाता है कि बेकर जो है बनाने वाले इन सब चीज़ों को, वो आज भी वहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगला छठा, इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर, एक्सप्लेन। इसमें बताया कि पूछा गया आप लोगों से, या फिर बताया भी गया है और आप लोगों से पूछा भी गया है कि जो बंदे की बहुत तगड़ी बॉडी होती है, एकदम एकदम हष्ट पुष्ट जो लोग होते हैं, क्या हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं बेकर्स को? हष्ट पुष्ट लोगों से कंपेयर कर सकते हैं बेकर्स को? तो इसका आंसर देखो, बेकर्स हैड अ प्लम फिजिक विच मीन दैट दे वेयर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस एंड हेंस, मतलब कि बेकर की जो फिजिक थी वो एक बहुत ही हट्टी कट्टी मोटी सी थी और वो बहुत ही खुश और एकदम प्रफुल्लित रहते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज कंपेयर टू अ बेकर, और आज के टाइम पे जो जैक फ्रूट लाइक, मतलब एक बहुत ही हष्ट पुष्ट जो आदमी है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं बेकर्स को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, क्या बेकिंग का काम जो था वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था? एक्सप्लेन करके बताओ। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने टाइम पे बेकिंग जो है वो बहुत तगड़ा प्रॉफिट वाला बिजनेस होता था। क्यों होता था? इसका आंसर आप लोग को आगे बताया गया है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, उनकी फैमिली को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा, उसकी फैमिली हमेशा खुश रहती थी, उसके इनफैक्ट नौकर जो थे वो भी खुश रहते थे, उनकी फिजिक एकदम तगड़ी थी। तो हम कह सकते हैं कि यार सच में बेकिंग का काम जो है पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था। आठवां क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर नो अबाउट द अराइवल ऑफ द बेकर, वाई आर द एंग्जियसली वेटिंग फॉर हिम, किस तरीके से बेकर के आने के बारे में पता चलता था और जो ऑथर है वो किस तरीके से उनका जो है वो वेट किया करते थे, ये बताना आप लोग को। द चिल्ड्रन वुड नो अबाउट हिज अराइवल फ्रॉम द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक, जब वो झैंग झैंग की साउंड करता था बैम्बू स्टिक से, तब वो जान जाते थे कि यार आ चुका है अब हमारा जो है बेकर। दे वुड रन टू मीट ग्रीट हिम, दे ट्राई टू सराउंड द बास्केट, और वो उससे जाकर के मिलते थे और उसके आसपास, उसके बास्केट के आसपास जो है वो टहलने लगते थे। और उस लेकिन वो सबसे पहले जो है ना, जो वहाँ के नौकर हुआ करते थे उनको दे देता था ब्रेड, और उसके बाद अपना पिटारा खोल करके कहता था कि यार जिसको जो चूज करना है वो चूज करके ले जाए यहाँ से। अगला है नौवा, व्हाट डिड द बेकर मीन टू द नरेटर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, हाउ मेनी टाइम डिड ही
पे अ विजिट, मतलब कि नरेटर के लिए क्या मायने रखता था, जो नरेटर जो इस समय आपको कहानी सुना रहा है उसके लिए बेकर जो है वो क्या मायने रखता था, और वो एक दिन में कितनी बार आया करता था। द बेकर और पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन ऑथर लाइफ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी था ऑथर की लाइफ में। बेकर्स, ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ फ्रेंड, क्योंकि बेकर्स जो थे वो उसको बहुत ही एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे। वो एक दिन में 2 बार आया करते थे, सुबह के टाइम में आया करते थे ब्रेड को बेचने, और जब वो जाते थे तो उनका सारा का सारा बास्केट जो है वो खाली हो जाता था। द ऑथर यूज्ड टू रन टू मीट हिम इन ऑर्डर टू टेक द ब्रेड बैंगल्स, ही चैटेड एंड गॉसिप्ड विद हिम, मतलब कि ऑथर जो है वो भाग करके जाता था जिससे वो जल्दी जल्दी बैंगल्स को ले सके ब्रेड के, और उससे गप्पे लड़ा सके, उससे बातें कर सके, उससे चैट कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डिड द यंग चिल्ड्रन इन गोवा नॉट वॉश देयर माउथ, मतलब कि वहाँ के जो लड़के थे, जो बच्चे थे, वो अपना मुंह क्यों नहीं धोते थे, मतलब ब्रश क्यों नहीं करते थे। व्हेन द चिल्ड्रन गॉट ब्रेड बैंगल्स फ्रॉम द बेकर इन द मॉर्निंग दे वांटेड टू ईट देयोस विदाउट, मतलब जो है वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते थे ब्रश करने का, वो उसको तुरंत खा लेते थे। अगर कोई आर्ग्यू करता था वो कहते थे कि जो है शेर भी तो नहीं धोता अपना मुंह, और उसके बाद कहते थे कि ये गर्मा गर्म चाय हमारे दांत के सारे जो है कीड़े मकोड़ों को जो है वो मार देगी। तो ये सब उनका तर्क होता था। ठीक है, इस चैप्टर के लिए भी आप लोग के एंड में कुछ ना कुछ है, उसको ज़रूर लेकर के जाना, क्योंकि वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आप लोग के इसी के सेकंड वाले पार्ट कुर्ग की तरफ। तो कुर्ग में आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट ऑफ अ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लेजेंड, मतलब कि कुर्ग के हिसाब से, मतलब कि कुर्ग के पौराणिक कथा के हिसाब से वो किसके वंशज हैं। एज पर द लेजेंड अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, मतलब कि मैं आपको समझा रही, तो अलेक्जेंडर आर्मी जब इंडिया में आई थी तो वो साउथ में जाकर के सेटल हो गई थी, क्योंकि उनको बाहर जाने को नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि वहीं पे सेटल होगी, वहाँ के लोकल से उन्होंने शादी कर ली, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम जो है अलेक्जेंडर के जो है वो वंशज हैं। सेकंड क्वेश्चन, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ अ करेज एंड ब्रेवरी, हाउ हैज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया, मतलब कि जो कुर्ग के अंदर एक बहुत ही साहस है और एक बहुत ही ब्रेव है, वो किस तरीके से हमारे मॉडर्न इंडिया को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। कुर्गिस आर अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल एंड ब्यूटीफुल मैन, दे वेयर हॉस्पिटेबल एंड एंटरटेन देयर गेस्ट बाय रिलेटिंग स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी देयर सन्स एंड फादर, मतलब कि कुर्ग जो है वो मार्शल मैन, जो एक तगड़े आदमी होते हैं, जो एक आर्मी टाइप के इंसान होता है, उनके लिए, ब्यूटीफुल वुमेन के लिए जो है वो जाना जाता है, वो अपने आदर सत्कार के लिए, और वो अपने वहाँ पे आए हुए सभी लोगों को अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाते हैं। और कुर्ग शोल्डर आर ब्रेव, वहाँ के जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा साहसी होता है। कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है, इंडिया का सबसे ज़्यादा सजावटी वाला रेजिमेंट हमारा कुर्ग का है। कुर्गिस आर द ओनली पीपल हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, मतलब कि उनको छूट है बिना लाइसेंस के गन्स या फिर उन सब चीज़ों को रखने के, फायर आर्म्स को। थर्ड क्वेश्चन, कुर्ग इज अ टूरिस्ट पैराडाइज, डिस्कस द रेफरेंस द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, कुर्ग जो है वो एक टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही स्वर्ग टाइप की जगह है। इस रेफरेंस को आप लोग ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से जो है वो समझाएं। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग जो है वो कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर, ये तो उनके बारे में बता रखा है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स एंड अ लस ग्रीन रेन फॉल्स और रेन फॉरेस्ट, इट इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी, मतलब कि ये जो जगह है वो आपके झुलाव, जो घुमाव टाइप की आपकी पहाड़ियाँ होती हैं, जो वैसी टाइप की पहाड़ियाँ होती हैं, आप लोग समझ रहे होगे, जो झुलाव टाइप की पहाड़ियाँ होती हैं, और जो वहाँ के ग्रीन रेन फॉरेस्ट है उसके लिए कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, मसालों के लिए जाना जाता है, रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, अपनी सत्कार के लिए जाना जाता है, अपने आदर के लिए जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। तो इसलिए जो है ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पैराडाइज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, डिस्क्राइब द क्लाइमेट बर्ड एंड एनिमल ऑफ कुर्ग, आपको क्लाइमेट के बारे में, उसके वहाँ के पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में जो है वो डिस्क्राइब करना है। ड्यूरिंग द मानसून कुर्ग हैज़ अ लॉट ऑफ रेन्स, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी टूरिस्ट अवे, मतलब कि जो कुर्ग के अंदर है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश होने पे वहाँ पे पानी भर जाता है। लेकिन जो सितंबर से लेकर के मार्च तक का महीना है वो एक सबसे अच्छा समय माना जाता है टूरिस्ट के वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। द वेरी एयर ऑफ कुर्ग स्मेल ऑफ कॉफ़ी, इस टाइम पे आपको, हमें वहाँ पे कॉफ़ी की खुशबू आएगी, वहाँ पे आपको किंग फिशर दिखेंगे, स्क्वायर्स दिखेंगे, लंगूर दिखेंगे, वाइल्ड एलिफेंट दिखेंगे, बीज दिखेंगे, बटरफ्लाई दिखेंगे, बहुत सारे वहाँ पे जो है आपको जानवर जो है वो दिख जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ कावेरी एंड द एरिया अराउंड इट, आप जो है कावेरी के ओरिजिन को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करो कि किस कहाँ से जो है वो कावेरी का ओरिजिन होता है। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कावेरी जो है वो हिल्स और फॉरेस्ट के, मतलब जो है वहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है कुर्ग के। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंडेड इन दिस वाटर, यहाँ पे आपको महासीर नाम की एक बहुत ही बड़ी फिश मिलेगी, किंग फिशर मिलेगा, अब स्क्वायरल्स, लंगूर, ये सब तो आपको जो है वहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन, हाउ डू द मोस्ट लेड ब्लैक
लेड बैक इंडिविजुअल बिकम द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचरस इन कुर्ग, मतलब कि एक बहुत ही सुस्त आदमी भी वहाँ पे आने के बाद एक हाई एनर्जी एडवेंचरस को कैसे जो है वो जीता है। कुर्ग ऑफर मैनी आउटडोर हाई एनर्जी एडवेंचर, इवन द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ एनर्जी एडवेंचर, मतलब एक सुस्त आदमी भी, एक मतलब जो शांत आदमी भी जो है वहाँ पे आने के बाद हाई एनर्जी एडवेंचर्स को जो है वो जीने लगता है। द इंजॉय रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, वो सब चीज़ें करने लगता है वहाँ पे आने के बाद, क्योंकि वो वहाँ के रंग में रंग जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, वेयर एंड हाउ कैन वी आ पैनोरामिक व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ अ कुर्ग, मतलब कि हम किस तरीके से कुर्ग का एक बहुत ही पैनोरामिक, एक बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा नज़ारा जो है वो देख सकते हैं, वो कौन सी ऐसी जगह है। द टूरिस्ट आर एडवाइज टू नॉट टू मिस द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की हिल्स में सबसे टॉप पे जा करके वहाँ से कुर्ग का नज़ारा लेना बिल्कुल मत भूलना अगर आप लोग कुर्ग में जाने वाले हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट इन कुर्ग। वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट अवेलेबल इन कुर्ग, कि वहाँ पे किस किस टाइप के एडवेंचर जो है स्पोर्ट होते हैं। मैंने आप लोग को बता दिया था ऊपर ही कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, तो इस टाइप के आप लोग के बहुत सारे जो है वहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट हैं। अब आते हैं आप लोग के अगले, इसी के अगले पार्ट पे जो है टी फ्रॉम आसाम आप लोग का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वेयर राजीव एंड प्रांजल, वे वेयर वर दे गोइंग, ये जो राजीव और प्रांजल है वो कौन है और वो कहाँ पर जा रहे हैं। प्रांजल एंड राजीव वर फ्रेंड, प्रांजल बिलोंग टू आसाम, प्रांजल और राजीव दोस्त हैं और प्रांजल जो है वो आसाम से बिलोंग करता है। ही वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल इन दिल्ली, और वो दिल्ली के स्कूल में स्टडी करता है। राजीव जो है, राजवीर जो है उसका क्लासमेट है। प्रांजल के फादर जो है वो मैनेजर है टी गार्डन में आसाम में। प्रांजल ने इनवाइट करा राजवीर को कहाँ पर, समर वेकेशन में उसके गांव आने के लिए। ठीक है, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो वे वेयर द दे गोइंग, यहाँ पे इसका आंसर आप लोग का हो गया। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द टी स्टेट द ग्रेटेड राजवीर, मतलब कि राजवीर जो है वहाँ के मैग्निफिसेंट व्यू को किस तरीके से जो है वो मतलब डिस्क्राइब करता है वो बताना है। ठीक है, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। ही वॉज लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गिव वे टू टी बुशेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुड हिल्स, मतलब वहाँ की वो तारीफ कर रहा है कि वहाँ पे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, कितनी सॉफ्ट पैडी फील्ड और बुशेस टाइप की एक बराबर की फील्ड। राजवीर वाज रियली एक्साइटेड टू सी द मैग्निफिसेंट व्यू एडमिट्स द ऑल राइट, मतलब इसी टाइप से यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कि वहाँ पे पत्तियाँ तोड़ते हुए सब चीज़ों को उसने नहीं देखा था, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, प्रांजल जो है राजवीर को उसके सामने जो है वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखो प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट बिकॉज ही हैड बीन एंड बॉट अप ऑन अ टी प्लांट, मतलब कि प्रांजल को क्यों आएगी, प्रांजल वहीं पे पैदा हुआ है, उसने बचपन से उस चीज़ को देखा है, तो उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वो राजवीर के सामने उछल नहीं रहा कि अरे यार ये क्या देख लिया, इस टाइप से नहीं कर रहा। राजवीर जो है वो इस टाइप से कंडीशन कर रहा है। ही वॉज फैमिलियर, मतलब जो है प्रांजल के लिए तो ये सब चीज़ें फैमिलियर है, गार्डन के अंदर जाना, क्योंकि उसके पापा वहाँ पे काम करते हैं। सो ही स्टार्टेड रीडिंग अ डिटेक्टिव नोवेल। ऑन द अदर हैंड राजीव वाज एक्साइटेड, ही हैड नेवर विजिटेड एनी टी प्लांटेशन एवर बिफोर, मतलब कि वो अपना नॉवल पढ़ने लगता है डिटेक्टिव वाली, लेकिन जो उसका राजवीर दोस्त था उसने कभी नहीं देखा था, तो वो इन चीज़ों को, नज़ारों को देखते चले जाता है, देखते चले जाता है और इसके नज़ारों में जो है वो खोया रहता है। चौथा, हाउ आर टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्म लेबर्स इन द स्टेट, मतलब जो टी प्लकर्स है वो अलग कैसा है फार्म के लेबर से उस स्टेट में। ठीक है, तो वही बताना आप लोग को। द टी प्लकर आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्म लेबर्स, द वुमेन प्लकिंग द वुमेन प्लकिंग टी लीव्स इन द टी गार्डन लुक लाइक डॉल्स, क्योंकि वहाँ पे जो पत्तियाँ तोड़ने आती औरतें हैं वो एक डॉल की तरह दिखती है, गुड़िया की तरह। दे वेयर प्लास्टिक एप्रन्स एंड कैरी बास्केट एट देयर बैग टू पुट टी लीव्स इन दिम, मतलब कि वहाँ पे वो एक पीछे बांध लेती हैं एक बास्केट को, जिसमें वो सारी पत्तियाँ तोड़ तोड़ के जो है वो रखती रहती चाय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वट इज द लेजेंड फ्रॉम चाइना अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, पांचों क्वेश्चन आप लोग का। देयर इज एन एंसाइंट लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, अ चाइनीज एम्पर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, एक दिन क्या हुआ कि उसके जो है पानी, उबलते हुए पानी में दो पत्ती चार पत्ती आकर के गिर गई, उसको जब उसने पिया तो उसको बहुत पसंद आई, और इट इज सेड दैट दोस वेयर टी एंड देयर वाज द फर्स्ट टी, वहाँ पे पहली बार ची बनी और तब से जो है वो चाय पीने का जो है वो प्रचलन होने लगा। अगला क्वेश्चन, वट मिथ डू द इंडियन हैव अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज अ ड्रिंक, मतलब कि इंडिया वालों को क्या मानना है कि चाय की उत्पत्ति जो है वो किस तरीके से हुई। तो यहाँ पे जो हमारे एक बुद्धिस्ट थे पुराने, जिनका नाम बौद्ध धर्म था,
उनको ना मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने अपनी पलकों को काट लिया, और जो पलकें काटी और पलकें जो गिरी, उससे चाय की उत्पत्ति हुई। और कुछ लोग जो है इंडिया के ये मानते हैं कि यहाँ से जो है चाय की उत्पत्ति हुई, और इसके बाद से उसको पीना जो है वो शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय प्रांजल फादर टू राजवीर अबाउट द टी स्टेट इन आसाम? कि प्रांजल के फादर द्वारा राजवीर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, दिखाई गई, राजवीर को मतलब चाय के बागान के बारे में। तो ये बात है, आप लोग जान लो कि ही वॉज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। उसके फादर जो थे वो टी गार्डन में मैनेजर थे। उन्होंने प्रांजल और राजवीर को बहुत सारे चाय के बागान दिखाए जो कि सेम हाइट के थे, और वहाँ पे बहुत सारी औरतें जो है झुंड बना करके जो है उन चाय पत्तियों को अपने बैम्बू बास्केट में डाल रही थी तोड़ तोड़ के। तो वो सब उसके जो है फादर ने उनको दिखाया। अगला क्वेश्चन, व्हाट वेयर द टू फ्रेंड डूइंग व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन? मतलब कि वो दोनों फ्रेंड जो है वो क्या करने लगे जब ट्रेन जो है वहाँ से छूट गई स्टेशन से। व्हेन द ट्रेन मूव अहेड, जब ट्रेन चल पड़ी, वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांटेशन थे, बहुत सारे बड़े बड़े जो है खेत थे। राजवीर ने आज तक इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी, उसने इसको मैग्निफिसेंट व्यू कह दिया। द बुशेस वेयर स्प्रेड, मतलब कि वो जो बुशेस थे, मतलब जो वहाँ पे, मतलब एक तरीके से आप लोग मान सकते हो कि वहाँ पे घने जंगलों की तरह वहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो फैल रखा था। इतने घने और इतने सेम हाइट के वो आज तक उसने ऐसा जो है वो नहीं देखा था। ठीक है। अगला, वट इज द बेस्ट सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी? मतलब कि चाय को उगाने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो सीजन कौन सा है, दसो है आप लोग का। ठीक है। राजवीर एंड प्रांजल reached Assam in the sprouting season. The season lasts from May to July. The best tea is producing during this season. मतलब कि वो जब जा रहे थे उसी टाइम पे, मतलब मई टू जुलाई में सबसे ज़्यादा जो है वो चाय को उगाने का जो है वो बेस्ट टाइमिंग है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन एंड वेयर वाज द टी ड्रंक फर्स्ट? व्हेन डिड इट रीच यूरोप? देखो, पहली बार चाय कब पी गई और ये यूरोप तक जो है वो कैसे पहुंची? टी कैम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी। जी यूरोप में 16th सेंचुरी में पहुंची, और कुछ लोग कहते हैं कि ये पहली बार जो है वो चाइना में पी गई थी 2700 बीसी में। जैसे कि आप लोग मान सकते हो चाय, चीनी और चाइनीज़, तो ये तीनों वर्ड आप लोग के मैच करते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये पहली बार चाइना में पी गई और यूरोप में ये 16th सेंचुरी में आई थी। पहले तो ये बेवरेज की तरह नहीं, जैसे आप लोग सुबह शाम जो है पीते रहते हैं उस टाइप से नहीं, ये मेडिसिन के रूप में आए थे, लेकिन अब जो है ये बेवरेज के रूप में जो है वो यूज़ होने लगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट टी इज पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड? आप कैसे कह सकते हो कि टी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बेवरेज है, पीने वाला जो है वो पदार्थ है इस दुनिया का? टी इज डिसाइडली अ वेरी पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड। मोर देन 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब कि रोज 80 करोड़ कप जो है वो पिया जाता है चाय, तो इसी से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पीने वाली जो है वो पदार्थ है। एट एवरी प्लेटफॉर्म इन इंडिया यू कैन हियर वेंडर ट्राई चाय गरम द पेंट रेजिस्ट बाइंग द स्ट्रीमिंग हॉट कप ऑफ टी। मतलब कि आप इंडिया के हर एक ट्रेन में जा सकते हो, हर एक स्टेशन पे जा सकते हो, आपको हर जगह चाय गरम चाय गरम चाय गरम जरूर सुनाई देगा। तो ये समझ सकते हो कितनी ज़्यादा फेमस है। ऐसा तो नहीं है कि जूस गरम मतलब कुछ और चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं बेचा जाता, बहुत कम बेचा जाता है, लेकिन चाय ज़रूर आपको मिलेगी, ये फिक्स है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, व्हाट डिड राजवीर सी इन देखी भारी टी स्टेट मैनेजर बाय प्रांजल फादर? The tea estate at Degbari was managed by Pranjal father. Rajveer saw acre upon acre of tea bushes on both sides of the gravel road. मतलब कि जो देखबारी वहाँ पे जिसको उसके प्रांजल के फादर जो है वो संभालते थे जिस जगह को, ठीक है, जिस जगह को मैनेज करते थे, वहाँ पे उसने देखा कि रोड के इस साइड भी और उस साइड, दोनों साइड जो है वो बहुत सारी ग्रीनरी थी। दे वर ऑल प्रून टू द सेम हाइट, और सारे के सारे सेम हाइट के थे। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स वेयरिंग, वही चीज़ लिखी हुई है कि वहाँ पे तोड़ने वाले, उसको संभालने वाले और प्लास्टिक एप्रन्स पहन करके जो है वो औरतें जो है उसको तोड़ रही थी। ठीक है। तो अब आ चुके हैं आप लोग के अगले चैप्टर एनिमल पे, और स्टार्ट करेंगे आप लोग के सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट डज द पोएट विश टू डू एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम? मतलब जो पोएट है वो क्या विश करता था एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम, मतलब पोएम की स्टार्टिंग में? द पोएट विशेस दैट ही कुड ट्रांसफॉर्म एंड बिकम वन विद एनिमल। पोएट चाहता था कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और एक जानवर में जो है वो तब्दील हो जाए वो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू ह्यूमन डू टू द अदर ह्यूमन बीइंग हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर एगो? मतलब एक ह्यूमन, एक आदमी दूसरे ह्यूमन बीइंग के बारे में जो बहुत साल पहले जो है वो जीवित थे उनके बारे में क्या करता है? ह्यूमन बीइंग होल्ड देयर एंसेस्टर इन ग्रेट रेस्पेक्ट। ह्यूमन बीइंग इतना करता है कि अपने पूर्वजों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, और उनकी इज्जत को जो है वो हमेशा करते रहता है अलग अलग रिचुअल्स द्वारा। ठीक है, जैसे हम लोग अपने बरसी बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उस टाइप से कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन डज द पोएट कम
टू एट द एंड ऑफ द पोएम, कौन सा कंक्लूजन जो है वो निकला एट द एंड ऑफ द पोएम? द पोएट से दैट एज ह्यूमन बीइंग ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज नेचुरल वर्च्यूज कम इट sometime in the past, presently those virtue are possessed only by the animal। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी भलाई को, अपने गुणों को, अपने सदाचार को भूलते जा रहा है, और जो एनिमल्स है वो इन सब चीज़ों का जो है वो पालन करते हैं और इस चीज़ को पोसेस्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? मतलब ये लाइन पढ़ करके जो है पोएट क्या कहना चाहता है, किस चीज़ में वो तब्दील होना चाहता है? द पोएट इज टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विद अदर ह्यूमन एज ही फाइंड दैम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। वो इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो जानता है कि वो झूठे होते हैं, मक्कार टाइप के होते हैं। ही वुड रादर लिव विद एनिमल दैट आर सेल्फ कंटेन्ड एंड नॉन कंप्लेनिंग। वो रहना चाहता है जानवरों के साथ जो कि सेल्फ कंटेन्ड है और कभी भी कंप्लेन जो है वो नहीं करते। पांचवा क्वेश्चन, डू ह्यूमन नील टू अदर ह्यूमन हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या जो इंसान है क्या वो घुटने टेक करके, या फिर मतलब एक तरीके से मान सकते हो क्या वो अपने पूर्वजों की जो है वो सेवा करते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं? हाँ वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। उनके पोर्ट्रेट को रखते हैं, और जैसे आप लोग अपने घर में दादा दादी की फ़ोटो रखते होगे, जैसे अगर वो नहीं है तो वो उस तरीके से रिलीजियस सेरेमनीज भी उनकी जो है वो मनाते हैं। छठा क्वेश्चन, वाई डज द पोएट लाइक एनिमल? पोएट जो है वो एनिमल की तरह मतलब एक तरीके से क्यों, समझ रहे हो मेरे बात, क्यों बनना चाहता है या फिर क्यों तब्दील होना चाहता है? द पोएट लाइक एनिमल फॉर द सेल्फ कंटेन्ड एंड क्वाइट नेचर, द फैक्ट दैट एनिमल आर नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, जो ऊपर मैंने आप लोग को बताई। सातवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल हैव एंड ह्यूमन डोंट। मतलब कौन कौन सी ऐसी सेटिस्फैक्शन है जो एनिमल को है लेकिन इंसानों को नहीं है? एनिमल डू नॉट हैव द डिज़ायर टू प्रोसेस वर्ल्ड थिंग्स, मतलब उनको किसी भी सांसारिक चीज़ों का मोह नहीं है एनिमल्स को। ऑन द अदर हैंड इंसान चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, बहुत ज़्यादा नाम मिले, बहुत ज़्यादा ख्याति मिले, और इन सब चीज़ों के गलत नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, ये कहानी में जिस तरीके से दिखाया गया ना वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में अप्लाई मत करना, सिर्फ कहानी के रूप में लेना, क्योंकि इन सब चीज़ों की चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के प्रति लालची हो जाना और इन चीज़ों को लेकर पागल हो जाना वो बहुत गलत है। अब दूसरे के बारे में बुरा सोचने लगो, ये बहुत गलत है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, इनको पाने के लिए मेहनत करना, वो कुछ गलत बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जिस चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ को पाओ, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, ठीक है। आगे, वाई डू एनिमल नॉट वीप फॉर देयर सिंस? मतलब कि वो अपने पापों के लिए जो है वो क्यों नहीं रोते? एनिमल्स की बात की जा रही है कि वो अपने पापों के लिए जो है वो क्यों नहीं रोते। एनिमल डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे डू नॉट नीड टू सो। ये पोइट का कहना है कि वो पाप करते नहीं है इसलिए उनको नहीं रोना पड़ता, लेकिन जो इंसान है वो करते हैं और बाद में जाकर के रोते भी हैं। नौवां क्वेश्चन, व्हाट मेक द पोइट सिक? किस चीज़ को लेकर के पोइट जो है वो परेशान है? द फैक्ट दैट ह्यूमन कमिट ऑल काइंड ऑफ सिंस, मतलब इंसान जो है वो हर टाइप के पापों को करता है, फिर वो जाकर के भगवान से दुआ भी मांगता है, फिर करता है पाप, फिर करता है, तो ये हिपोक्रेसी की सीमा हो जाती है, ठीक है। 10वां, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इन टर्म ऑफ डिज़ायर। आपको डिफरेंशिएट करना है कि एनिमल और ह्यूमन के बीच में डिज़ायर को लेकर के, चाहत को लेकर के। एनिमल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन एज दे हैव नो डिज़ायर, क्योंकि एनिमल्स को कोई डिज़ायर नहीं होती इंसानों की तरह, और इंसानों को चाहे वो बहुत सारी डिज़ायर होती है, तो ये डिफरेंशिएट आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ? द पोएट मीन दैट एनिमल डू नॉट प्रे टू गॉड टू द एंसेस्टर। मतलब कि एनिमल, यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है कि एनिमल जो है वो ना किसी अपने जो एंसेस्टर की पूजा करता है, ना ही वो भगवान की पूजा करता है, वो सबको बराबर मानते हैं। हैंस नो वन इज मोर रेस्पेक्टेबल देन अदर। उस उनकी कंडीशन में कोई भी ज़्यादा रेस्पेक्टेबल नहीं होता। द गुड वैल्यू ऑफ एनिमल एंड देयर लैक ऑफ सोशल कन्वेंशन मेक देम हैप्पी। और ये जो गुड वैल्यूज़ है वो एनिमल की एक तरीके से उसको खुशी देती है, ठीक है। हु वाज गौतम बुद्धा, व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न? गौतम बुद्धा कौन थे और कहाँ पर पैदा हुए थे, आपको बताना है। गौतम बुद्धा वाज अ प्रिंस हु हैज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम बाय हिज पेरेंट्स। ही वाज बोर्न इन 563 BC इन नॉर्थ इंडिया। ही हैड बीन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि गौतम बुद्धा जो थे वो प्रिंस थे, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, उनके पेरेंट्स ने रखा था। वो मतलब पैदा हुए थे 563 BC में नॉर्थ इंडिया में, और उनको दुनिया के दुखों से जो है वो दूर रखा गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ मॉन्क? मैं आपको स्टार्टिंग में जो छोटे क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन है टोटल, आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ मॉन्क? मतलब कि उन्होंने अपने पैलेस को क्यों छोड़ा और वो क्यों जो है सन्यासी बने? वाइल गोइंग आउट फॉर हंटिंग, प्रिंस सिद्धार्थ सॉ अ सिक मैन एंड एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, देन ही सॉ अ बेगर फॉर alms. This sight mourned him very much. He realized that the world is full of sorrows. He thus turned into a monk. मतलब कि मैंने आप लोग को समझाया था, जैसे वो जब एक बार शिकार करने जा रहे थे,
उस टाइम पे उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक मतलब जो है एक अंतिम संस्कार को होते हुए देखा, बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ों को देखा जिन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। फिर वो इन दुखों से निवारण होने के लिए मतलब इन दुखों का कारण क्या है या उस चीज़ के ज्ञान के लिए वो जो है जो है मॉन्क बने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज sermon? इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक? sermon क्या है? क्या यह लेक्चर और टॉक से अलग होता है? A sermon is a spoken or written address on a religious or moral subject. It is a serious talk. It is different from a lecture or talk. It is because a lecture or a talk can be on anything. A sermon has to be on religion or moral subject. sermon मतलब कि प्रवचन। प्रवचन कौन देता है? जैसे राम कथा होती है, प्रेम भूषण जी हो गए, या फिर आप लोग किसी की भी कथा सुनते हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग आप लोग को कथा सुनाते हैं, वो क्या होती है? वो प्रवचन होता है। वो जो प्रवचन होता है वो प्रवचन में ही दिया जा सकता है, और जो लेक्चर और टॉक होता है वो लेक्चर किसी पे भी हो सकता है। जैसे कि आज हमने जो है मतलब टॉपिक ले लिया, किसका? कॉमेडी का टॉपिक ले लिया, ठीक है। और या फिर लेक्चर होता है किसी भी चीज़ पे, कोई एक्टर अगर हमें लेक्चर दे रहा है, वो प्रवचन तो देगा नहीं कि मतलब पूरे आपको कथा सुनाए, ठीक है। जो भी रिलीजन्स के ऊपर, किसी भी रिलीजन के ऊपर जो भी प्रवचन दिए जाते हैं वो हमारा अलग होता है लेक्चर और टॉक से। इस चीज़ को आप लोग जान के, ठीक है। What did the Buddha do after he had attained enlightenment? मतलब कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उनको जब एनलाइटमेंट मिल गया, उनको जब ज्ञान मिल गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? When Buddha attained enlightenment, he started preaching and telling people about life and its meaning. He spread his preaching far and wide. He shared his knowledge with the people through his teaching. मतलब कि उन्होंने जैसे उनको ज्ञान मिला, वो इस ज्ञान को लोगों को देने लगे। वो बताने लगे कि ये जो दुख का कारण होता है, जो ज्ञान उन्होंने पाया था इन चीज़ों के ऊपर, जो दुख होते हैं लोगों को, जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जो पहले वो नहीं जाना करते थे, उस चीज़ के ऊपर वो जो है वो ज्ञान देने लगे लोगों को अपने ज्ञान पाने के बाद। Why was Kisa Gautami sad? What did she do in her hour, मतलब her hour of grief? Kisa Gautami was sad because her only son had died in hour of grief. शी वेंट फ्रॉम, मैं आपको सच बताऊं, मेरे सामने बहुत छोटे छोटे वर्ड है, इसलिए मेरे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वरना मैं समझाने में दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ मेडिसिन टू क्योर हिम। सी हैड बिकम सेल्फिश इन अ वार्निंग हर सन बैक। मतलब कि जो आप यहाँ पे पूछा गया किस्सा गौतमी जो थी वो क्यों सैड थी, मतलब जो है उसने दुख की घड़ी में क्या किया, मतलब जो आवर ऑफ, मतलब यहाँ पे आवर ऑफ ग्रीफ कहा गया है, वो दुख की घड़ी का मतलब, इसका मतलब होता है दुख की घड़ी। तो उन्होंने दुख की घड़ी में क्या करा यार, आप सभी जानते हो वो दुखी थी, तो उन्होंने हर घर जा करके कहा कि मेडिसिन दे दो, ये दे दो। तो फिर भी तो उन्होंने ये चीज़ करी थी। यहाँ पे अभी आगे का नहीं बताया गया, सिर्फ इतना पूछा गया आप लोगों से कि उन्होंने दुख की घड़ी में क्या किया था। तो वो हर घर में जा जाके जो है मेडिसिन मांग रही थी अपने बच्चे के लिए, ठीक है। वर्ड, अब छठा क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड हर नेबर थिंक अबाउट किस्सा गौतमी? किस्सा गौतमी ओनली, मतलब उसके नेबर जो है किस्सा गौतमी के बारे में क्या सोचने लगे? किस्सा गौतमी ओनली सन हैड डाइड, सी हैज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू all her neighbors. She asked them for medicine to cure his son. The neighbors thought she had lost her sense. A dead child could never be cured. मतलब कि किस्सा गौतमी जो थी वो अपने, उसके नेबर क्या सोचने लगे, वो अपने नेबर के पास जब जा रही थी कि मेरा बेटा मर गया है, आप इसको जिंदा कर दो, कोई ऐसी दवाई दे दो, तो उसके नेबर सोचने लगे कि ये जो है अपनी सुध बुध जो है वो खो चुकी है, मतलब अपने सेंस को खो चुकी है, मतलब एक तरीके से मतलब अपनी सुध को खो चुकी है, ठीक है। उसको सुध नहीं है कि वो क्या कह रही है, क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी जिंदा भी नहीं होता, ठीक है। सातों क्वेश्चन आप लोग का, वाई डिड किसा गो टू गौतम बुद्ध, ठीक है, वो गौतम बुद्ध के पास क्यों गई? वन ऑफ द नेबर एडवाइज्ड किसा गौतमी टू गो टू बुद्धा हु कुड हैव गिवन हर सम लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर हर सन। उनको एक बंदे ने बताया कि आप अगर उनके पास चले जाओगे तो वो आपके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देंगे जिससे आप बच सको, क्योंकि वो बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड बुद्धा आस्क द लेडी टू डू? बुद्धा आस्क द लेडी टू ब्रिंग अ handful of mustard seed, but this must be taken from a house where no one had ever lost a child, husband or a friend, then he would be able to help her। मतलब कि जो बुद्धा थे, ठीक है, जो बुद्ध थे हमारे बुद्ध जी, उन्होंने उस लेडी को क्या कहा? उन्होंने उस लेडी को कहा कि आप जो है किसी भी एक ऐसे घर से जो है मस्टर्ड लेकर के आ जाओ एक मुट्ठी, जहां पर कोई भी इंसान कभी भी ना मरा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये बताया था, उस लेडी से ये करने को कहा। अब नौवां क्वेश्चन है, हाउ डिड द बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रुथ ऑफ लाइफ? अब किसा गौतमी को क्या मतलब जो है लाइफ लेसन मिला था? बुद्धा चेंज्ड किसा थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्ट, आस्किंग हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड from that house where none had died. She could not understand it, but gradually she understood that the death is inevitable। मतलब कि उन्होंने ये समझा दिया कि देख बेटा, मतलब एक इंसिडेंट से एक चीज करा करके उनको ये समझा दिया कि देख बेटा,
जो एक बार इंसान चला जाता है वो लौट करके नहीं आता है, इस चीज़ को मान जाओ और इस सत्य को जो है वो हासिल करो, इस सत्य को समझ जाओ, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो भी आपकी लाइफ जो है वो नहीं चलने वाली, तो समझने में ही हमारी जो है वो भलाई है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप लोग का, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। आप लोग जानते हो, ये पूरी लाइन आप लोग पढ़ लोगे तो इसके अंदर कहा है कि बनारस के अंदर, क्योंकि वो हमारी सबसे पुरानी सिटी में से एक है और ऊपर से यार वहाँ पे हमारी जो है गंगा माता जो है वो बहती हैं, बहुत बहुत होली प्लेस है, हमारी दुनिया का सबसे ज़्यादा होली प्लेस है बनारस, ठीक है। हाउ इज़ द सिटी ऑफ बनारस इंपॉर्टेंट? बनारस इज़ अ sacred city of the Hindus, as the river Ganga flows through it. Gautam Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. It was about accepting death as an inseparable part of life and not grieving अनडली ओवर इट, ठीक है। तो हमारा बनारस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हो, यहाँ सबसे ज़्यादा होली प्लेस, सबसे ज़्यादा पुराना प्लेस है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे गंगा माता बहती है। गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पे सबसे पहले जा करके अपना जो है प्रवचन दिया था, मतलब आप लोग जानते हो भगवान भोलेनाथ, तो बहुत सारे मतलब बहुत पवित्र प्लेस है, ठीक है आप लोग, इसलिए वो बनारस जो है वो इंपॉर्टेंट है। वट इज़ द मोरल ऑफ द लेसन, द सरमन एट बनारस? द मोरल ऑफ द लेसन इज दैट वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बींग आर मोर्टल और नो वन कैन एक्सेप्ट दैट, ठीक है। आगे का आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे सिंपल समझाया गया है कि ह्यूमन बींग को ये समझ जाना चाहिए कि जो डेथ है वो लिखित है, मतलब इस चीज़ को समझ जाओ जितनी जल्दी वो ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप लोग का, what were the sight that moved and shocked Gotham? Prince Gotham had been deliberately shielded from all suffering of the world. One day he chanced upon a sick man. Then an aged man, then a funeral procession. Finally, saw a monk begging for alms. This sight moved him. He went out in the world to seek the solution of all this suffering. He wanted to seek enlightenment. देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी टाइप से आप लोग के क्वेश्चन को बनाया गया है, मतलब कि अलग अलग टाइप से। जैसे अभी आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्यों गए, क्यों उन्होंने जो है भिक्षु मतलब जो है वो मॉन्क क्यों बने थे, उस कंडीशन में भी यही आंसर था। इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वेयर द साइट दैट मूव्ड एंड शॉक्ड गौतम, मतलब वो क्यों चौंक गए थे, कौन सी ऐसी साइट को देख करके वो चौंक गए थे, वो भी आपका यही आंसर होगा कि वो बूढ़े आदमी को देख करके, अलग जो भी बुखार आदमी को देख करके, अंतिम संस्कार को देख करके, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख करके जो है वो शॉक हो गए थे। 14 क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड द बुद्धा प्रीच टू द पीपल? वो जो है लोगों को क्या प्रीच किया, आप लोग खुद जानते हो कि उन्होंने उस चीज़ के बारे में बताया कि डेथ जो है वो मॉर्टल है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आप लोग का, अकॉर्डिंग टू किस्सा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीव ऑफ लाइफ? अब किस्सा गौतमी के हिसाब से जो है सबसे बड़ी दुख क्या है इस दुनिया का? अकॉर्डिंग टू किस्सा गौतमी द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ इज द दैट, मतलब कि किस्सा गौतमी के मतलब पहले किस्सा गौतमी जब उसका बेटा मर गया तो उसके लिए सबसे बड़ा दुख क्या था कि उसका बेटा मर गया। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि जब कोई मर जाता है, ठीक है। ये जो था किस्सा गौतमी का सबसे बड़ा दुख था। आगे आप लोग पढ़ सकते हो, हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस? किस्सा गौतमी ने कब रियलाइज करा कि लाइफ और डेथ एक प्रोसेस है जो कि होता ही है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये भी आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बता दिया ऊपर। 17वां क्वेश्चन आप लोग का, हाउ डिड द बुद्धा टीच किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ? ये भी आप लोग का वही आंसर है और जो कि अलग टाइप से क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। 18वां क्वेश्चन आप लोग का, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट? व्हाई डिड ही नेम द पीपल ट्री एज द बुद्धि ट्री? मतलब जो है हाउ डिड सिद्धार्थ, मतलब उनको किस तरीके से ज्ञान मिला और उन्होंने बोधि ट्री, मतलब जो पीपल का ट्री था उसका नाम बोधि ट्री क्यों रखा? अब ये भी आप लोग समझा सकते हो क्यों रखा, क्योंकि पहले तो वो जो है मतलब एनलाइटमेंट उनको 7 दिन बैठने के बाद मिला था जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ये पहला हो गया। सेकंड ये हो गया, उन्होंने बोधि ट्री इसलिए रखा क्योंकि वो पेड़ उनका सबसे पहला पेड़ था और उसी पेड़ से उनको जो है ज्ञान मिला था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग? उन जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने, जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या बताया डेथ और सफरिंग के बारे में? आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग अबाउट लाइफ ट्रूथ एंड द लाइक्स ऑफ इट। तो उन्होंने इन सब चीज़ को टीच करना शुरू कर दिया और ही टोल्ड दैट डेथ एंड सफरिंग आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, और ये सब चलता रहता है, ठीक है। डेथ और जो हमारे सफरिंग होता है, दुख हो गए, ये सब आते जाते रहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आपको परेशान। अब 20वां क्वेश्चन आप लोग का, कैन ग्रीविंग एंड लैमिनेशन अबाउट डेथ एंड डिके इन दिस वर्ल्ड? व्हाट डिड द बुद्धा से इन दिस रिगार्ड? जो लॉर्ड बुद्धा थे, जो गौतम बुद्धा थे, वो इस रिगार्ड में क्या कहना चाहते थे, इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद जो आप लोग के लॉन्ग आंसर है उनको मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाते हुए चल रहा हूँ, इन स्क्रीनशॉट को देख लो और इन्हीं को जो है नोट डाउन कर लो। ये आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और जो आप लोग का मैंने मैडम राइड द बस और द टेल कस्टर्ड वाला जो छोड़ा है, वो जो चैप्टर है वो आप लोग के थोड़े से अलग टाइप के चैप्टर है, उनको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। पेपर आने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा किस तरीके से वो अलग जो है वे में आप लोग के कंप्लीट होंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लॉन्ग आंसर आप लोग के चलते जा रहे हैं, इन लॉन्ग आंसर को जो है वो ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। पढ़ लेना, सिर्फ पढ़ना है तुम्हें, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लो, ठीक है।